गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इंटर क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो राष्ट्रीयकरण आप लोगों ने पढ़ा। आज हम लोग देखेंगे बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में कौन कौन से तर्क दिए जा सकते हैं, यानी कि राष्ट्रीयकरण जो है कहाँ तक सही है। बैंकों को एक देश की आर्थिक प्रगति का मापदंड माना जाता है। इसके माध्यम से आर्थिक व सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। भारत में 19 जुलाई 1969 और 15 अप्रैल 1980 को बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिनका उद्देश्य जो था लगभग समान था। ठीक है, तो इसके पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं। जैसे नंबर 1 है समाजवादी समाज की स्थापना में सहायक। देश में समाजवादी समाज की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण के लिए स्वाभाविक एवं अनिवार्य कदम उठाए गए। यह कदम सरकार को बैंक के संसाधनों पर नियंत्रण प्रदान करेगा, जिससे इन संसाधनों का उपयोग आम जनता के लिए तथा सभी वर्ग के व्यक्तियों के लिए सभी क्षेत्रों को अपने विकास के आर्थिक साधन सुलभ हो सकेंगे। दूसरी हेडिंग हमारी जो है वो है योजनाओं के लिए निधियां। तो राष्ट्रीयकरण से पहले बैंकों का यह आरोप था कि वो अत्यधिक लाभ कमाते हैं और उस लाभ का प्रयोग जो था निजी हित में लगता था। लेकिन राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकों पर नियंत्रण सरकार का हो गया, उससे होने वाले लाभ सरकार के होने लगे और सरकार उससे जो है योजनाओं के लिए निधियां भी इकट्ठा करने लगी। आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण के पर अंकुश। राष्ट्रीयकरण से पहले की अवस्था में वाणिज्यिक बैंकों से धन एवं आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण कुछ बड़े उद्योगपति घरानों एवं उद्योगपतियों के हाथों में हो गया। परिणाम स्वरूप यह बड़े औद्योगिक घराने अनेक उद्योगों अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण रखते थे। अतः कुछ व्यक्तियों तथा घरानों के हाथों में आर्थिक शक्ति से धन का केंद्रीकरण पर अंकुश लगाने के लिए बैंक का राष्ट्रीयकरण आवश्यक हो गया। राष्ट्रीय हित में साख का प्रयोग। साख का निर्माण करना बैंकों का एक महत्वपूर्ण कार्य है। साख का प्रयोग देश के हित अथवा अहित में किया जा सकता है, अतः यह आवश्यक है कि बैंकों पर सरकार का समुचित नियंत्रण हो। इसी उद्देश्य से बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अवांछित गतिविधियों पर रोक। वाणिज्यिक बैंकों पर प्रायः समाज विरोधी एवं अवांछित गतिविधियों में लिप्त रहते थे। वे ऐसी गतिविधियों के ऋण देते थे जिनमें सट्टा, मुनाफाखोरी, काला बाजारी आदि को प्रोत्साहन मिलता था। अतः राष्ट्रीयकरण करने के बाद इन गतिविधियों पर भी रोक लगाई गई। बेहतर सेवा सशर्ते। यह आशा की गई कि राष्ट्रीयकरण से कर्मचारियों को बेहतर सेवा शर्तों में कार्य करने का अवसर मिलेगा, उन्हें सरकारी कर्मचारी होने की संतुष्टि मिलेगी, इससे कर्मचारियों में सुधार होगा। इसलिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। कार्यकुशलता में वृद्धि। यह तर्क दिया गया कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण से बैंकों की कार्यकुशलता और उनकी ग्राहक सेवा में सुधार होगा, क्योंकि जब बैंक सरकार के नियंत्रण में हो जाता है तो उनके कार्यकुशलता है तो शिक्षण और प्रशिक्षण में सरकार का दायित्व हो जाता है। जमाकर्ताओं को सुरक्षा। बैंकों के राष्ट्रीयकरण से बैंकों के फेल होने का भय नहीं रहता है। अब जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा हो सकेगी, क्योंकि बैंकों पर स्वामित्व जो है वो सरकार का रहता है। प्राथमिक क्षेत्रों की सहायता। भारत में व्यापारिक बैंकों के विरुद्ध एक बड़ा आरोप यह भी है कि बड़े उद्योगों को ऋण देते हैं, कृषि एवं लघु उद्योगों को प्राथमिक उपेक्षा करते थे। यह आशा की गई कि राष्ट्रीयकरण बैंक कृषि, लघु उद्योग, फुटकर व्यापार को प्राथमिकता से ऋण प्रदान करेंगे। अन्य देशों में सफलता। लास्ट हेडिंग देखेंगे। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समर्थकों का तर्क है कि अनेक देश जो विकसित हों, चाहे वो विकासशील हों, जहाँ पर बैंकों का नियंत्रण सरकार के हाथों में है, वो अत्यंत आगे निकल रहे हैं। इटली में 90% वाणिज्यिक बैंक सार्वजनिक क्षेत्र में है। फ्रांस और जर्मनी में भी ऐसी स्थिति है, क्रमशः 70% और 80%। तो इस प्रकार देखा जाए यहाँ तक इंडोनेशिया और श्रीलंका में राष्ट्रीयकृत बैंक भी सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। तो ये बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में आप लोग तर्क दे सकते हैं।